साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6वीं बीपीएससी की परीक्षा दिसंबर में होनी है। तो यदि आप इसके प्रारंभिक परीक्षा के जो पुराने पेपर हैं उसको आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि इसमें बिहार से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें बिहार का जो पोर्शन है, मतलब बिहार संबंधित जो भी प्रश्न हैं या जो भी तथ्य हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में इसको कम समय में पूरा करने के लिए घटना चक्र की एक पुस्तिका आई है जिसका नाम है बिहार तथ्यसार 2021। इसमें जो है बिहार से संबंधित चीज़ों को सेक्शन वाइज में बांट करके यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसमें जो यदि आप देखेंगे तो बिहार एक लिस्ट में जिसमें बिहार की जनसंख्या उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है। इसके बाद बिहार का इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास की चर्चा की गई है। फिर बिहार का भूगोल बताया गया है जिसमें भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृति के बारे में, प्रमुख नदियाँ, जलप्रपात एवं गर्मकुंड, मिट्टी, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, बाढ़, जलवायु, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, इसके अलावा वन्य वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उद्यान के बारे में बताया गया। फिर बिहार की राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के बारे में बताया गया। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की गई, बजट के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना, नगर एवं ग्रामीण विकास के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। फिर इसके बाद बिहार में पर्यटन की चर्चा है, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की गई। फिर बिहार में कला एवं संस्कृति की चर्चा है और मिसलिनियस मतलब मिला जुला जो कुछ फैक्ट होते हैं उनकी चर्चा है। और फिर जो है करंट अफेयर्स, जो बिहार संबंधित करंट अफेयर है उनकी भी चर्चा इस बिहार तथ्यसार में की गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके एक एक सेक्शन को उठाएंगे और उसको यहाँ पर देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार एक दृष्टि में यह जो सेक्शन है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है बिहार के नाम के बारे में। तो बिहार का नाम जो बिहार है यह संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण से इसका नाम बिहार पड़ा। अब दूसरा है इसकी स्थापना दिवस के बारे में। तो इसकी स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाई जाती है। कब? 22 मार्च को मनाई जाती है। और थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक बनाने हेतु पृथक प्रांत बनाने की घोषणा जो है वो दिल्ली दरबार में होती है। फिर इसके बाद इस पर जो कार्रवाई जो होती है वो 22 मार्च 1912 को, घोषणा 12 दिसंबर 1911 को होती है। और इस पर जो मतलब विधिवत जो जारी किया जाता है घोषणा वो 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। तो इससे पूर्व जो बिहार है अविभाजित बंगाल का भाग था। मतलब 22 मार्च 1912 को बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो बिहार प्रांत में उड़ीसा भी आता था। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में उसे उड़ीसा कहते हैं, यह संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आता है। फिर 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। और आगे चल करके 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि बिहार उड़ीसा के साथ 22 मार्च 1912 को अलग होता है और फिर आगे चल करके उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। तो जो बिहार है केवल बिहार कब बनता है? 1 अप्रैल 1936 को। फिर आगे चल करके 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। फिर आगे 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। फिर 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति के आर नारायणन की मंजूरी के साथ ही बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, बिहार और झारखंड में। तो इस प्रकार से झारखंड कब अस्तित्व में आता है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। अब यदि बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो पटना में है। पटना में यह स्थापित कब होता है? तो 1 दिसंबर 1913 को स्थापित होता है। और इसका उद्घाटन जो होता है 3 फरवरी 1916 को होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में यदि इसका क्रम देखें तो इसका क्रम भारत में राज्यों में 12वां है। आपका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या है? राज्य नहीं रह गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब संशोधित प्रदेश हो गया, तो राज्यों के रूप में 12वां हो गया। 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से यदि देखें
तो 13वां स्थान आता है जब लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। आगे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका जो है तीसरा स्थान है, थर्ड पोजीशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यदि राजकीय प्रतीकों की बात करें तो इसमें राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है, पीपल है, पीपल राजकीय वृक्ष है। और वहीं पे राजकीय पुष्प की यदि बात करें तो गेंदे का फूल जो है ये राजकीय पुष्प है। और राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु जो है बैल है, बैल है। और 2013 से पहले यहाँ का राजकीय पशु क्या था, रीछ जो भालू होता है वो था। और राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो राजकीय पक्षी याद रखिएगा गौरैया, गौरैया जिसे स्पैरो भी कहते हैं, तो गौरैया है। और इससे पहले जो यहाँ का राजकीय पक्षी था नीलकंठ या नक्ता था, तो याद रखिएगा वर्तमान में गौरैया है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कई बार पूछा जाता है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, तो ये अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ये पूर्वी देशांतर है विस्तार है। क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो क्षेत्रफल इसका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण यदि आप देखेंगे तो लंबाई 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई देखेंगे पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना है 483 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से चौड़ाई में यह ज़्यादा विस्तारित है, लंबाई में कम। शहरी क्षेत्रफल यदि देखें तो शहरी क्षेत्रफल कितना है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट है। और सामान्य वर्षा यहाँ कितनी होती है 1205 मिलीमीटर होती है। और वहीं औसत वर्षा दिवस मतलब कि साल में कितने दिन वर्षा होती है, तो लगभग 52.4 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। इसकी अवस्थित की बात करें बिहार की, तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और यह एक भू आवेष्टित राज्य है, भू आवेष्टित मतलब यह एक तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके यह समुद्र से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। और यह उत्तर में नेपाल, उत्तर में आप देखेंगे ऐसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दीजिए, तो उत्तर में आप देखेंगे तो नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल है, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। और बिहार और नेपाल की जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है 729 किलोमीटर 729 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल के बॉर्डर बिहार से टच होती है। अब कुछ प्रशासनिक प्रदेश की बात करें तो इसमें यहाँ के प्रमंडल या मंडल कितने हैं, तो 9 मंडल हैं। कौन कौन से, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोशी है, पूर्णिया है, मुंगेर है एवं भागलपुर है। दोबारा सुन लीजिए, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोशी है, पूर्णिया है, मुंगेर एवं भागलपुर है। जिलों की संख्या यदि कहें तो 38 जिले हैं यहाँ पर। और अनुमंडल कितने हैं 101 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, तो ये आंकड़े एक बार सुन लीजिए, जिला याद रखिए 38 है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं 534 हैं। पंचायत कितनी यहाँ पे, तो पंचायत जो यहाँ पे 8,406, एक बार किसी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। राजस्व ग्राम कितने हैं, तो राजस्व ग्राम कितने हैं आपके 45,103। नगरीय संकुल या समूह कितने हैं, तो 14 हैं। नगर कितने हैं, नगर 199 हैं। और वहीं पुलिस थाना कितने हैं, तो 853 पुलिस थाना है। और पुलिस जिला कितने हैं, तो 44 पुलिस जिला है। महानगर कितने हैं, तो केवल यहाँ पर बिहार में याद रखिएगा एक ही महानगर है, कौन सा है, पटना। और यहाँ पर विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, द्विसदनीय मतलब विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की सीटों की संख्या याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 243 है। इसके अलावा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है 75 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है 40 है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ से, तो 16 है।
लोकसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं यहाँ से। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी की आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 2 सीटें हैं। आगे चलते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? तो 3 राज्य जो हैं इसकी सीमा को टच करते हैं। कौन से? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब यदि कहें झारखंड किसको किसको टच करता है, बिहार के किन जिलों को, तो आप यहाँ पर ये मैप है, इस मैप में थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले झारखंड, तो झारखंड कहाँ है? दक्षिण साइड में है। तो इसमें आपका रोहतास, यहाँ पे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर ये और कटिहार ये झारखंड से टच होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इधर साइड में आएगा। तो उत्तर प्रदेश से जो आपका टच होता है इसमें आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर या आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण ये टच होते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल आप पूर्व साइड में आइए इधर, तो इधर आपका कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये 3 जिले जो हैं ये आपके पश्चिम बंगाल से टच होते हैं। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? तो इधर नेपाल है। और नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये आपका किशनगंज। तो देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज ये नेपाल से टच होते हैं। तथा भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार के क्षेत्रफल की हिस्सेदारी कितनी है? तो आप देखेंगे 2.86% है। तथा कुल वन मतलब बिहार के क्षेत्रफल का 1% कितना है? तो ये है 7.76% है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, सबसे बड़ी नदी गंगा है और सबसे गर्म कुंड यहाँ पे कौन सा है? तो वह है ब्रह्मकुंड है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? जलोढ़ है। और सर्व प्रमुख खाद्य फसल यहाँ की कौन सी है? तो चावल है। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका गया आता है, गया यहाँ पे है। और तीसरे नंबर पे आपका पूर्वी चंपारण आता है। तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शिवहर, ये आपका शिवहर है। ठीक है, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी जिला है ये शिवहर। इसके बाद अरवल आता है। तो अरवल आप देखेंगे यहाँ पे है, ये अरवल है दूसरे नंबर पे। फिर इससे ज़्यादा आपका शेखपुरा है, तो शेखपुरा यहाँ पे है। शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा आपका। अब थोड़ा सा जनसंख्या या जनगणना 2011 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 10.41 करोड़ है। जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या जो है 5,42,78,157। कुल मिला के याद रखिएगा 5 करोड़ से एबव है, करीब 5.5 करोड़। और महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। दूसरे नंबर पे आपको कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के पहले सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य था पश्चिम बंगाल था। 2011 की जनगणना से बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। यदि आप आगे देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है यहाँ पे? तो 25.42% है, 25.42% है। और यह जो है भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पे 8.60% निवास करता है। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य है। लिंगानुपात देखें तो 918 है और शिशु लिंगानुपात वहीं पे 935 है। तो याद रखिएगा, लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर की यदि बात करें तो साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2% है। और महिला साक्षरता 51.5% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। और शहरी साक्षरता दर कितनी है? 76.86% है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या देखें तो परसेंटेज के रूप में 88.71
प्रतिशत यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या और शेष शहरी जनसंख्या, मतलब 11.29% यहाँ पे शहरी जनसंख्या निवास करती है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी जो है पटना में सर्वाधिक, इसके बाद पूर्वी चंपारण में, और फिर आपका मुजफ्फरपुर नगर में सर्वाधिक जनसंख्या है। ये पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर। अब आता है न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या आपका शेखपुरा में है सबसे कम। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका शिवहर आता है, और तीसरे नंबर पे आपका ये अरवल आता है जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो 3 जिले हैं, सर्वाधिक जनघनत्व आपका शिवहर में है, इसके बाद पटना में है, और फिर दरभंगा में है। पटना, शिवहर, पटना और आपका दरभंगा में, ये दरभंगा में। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से? तो न्यूनतम जनघनत्व वाले यदि 3 जिलों की बात करें तो इसमें आपका कैमूर है, ये कैमूर है सबसे कम जनघनत्व वाला। फिर आपका जमुई है, जमुई जहाँ से चिराग पासवान सांसद हैं। इसके अलावा बांका, यहाँ पर ये बांका, यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व यहाँ पे सबसे कहाँ पे है? कैमूर में, उसके बाद दूसरे नंबर पर जमुई है, तीसरे पे बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले आपका गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पे गोपालगंज, और यहाँ पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर भी है। उसके बाद आपका सीवान है, और फिर तीसरे नंबर पे सारण है। ये तीनों एक साथ हैं, गोपालगंज, सीवान, सारण, तीनों की सीमा एक दूसरे से लगती है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो इसमें आपका मुंगेर है, न्यूनतम वाले में आपका मुंगेर है, फिर आपका भागलपुर है, और फिर आपका खगड़िया है। यहाँ पे आप इसको एक सेकंड देखते हैं, मुंगेर है, भागलपुर और खगड़िया, यहाँ पे मुंगेर, ये मुंगेर है, भागलपुर और खगड़िया। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले आपका रोहतास है, फिर पटना है, रोहतास, पटना और भोजपुर है। पटना यहाँ है, भोजपुर यहाँ है, और ये आपका रोहतास पहले नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता दर में रोहतास है, फिर दूसरे पे पटना है, फिर तीसरे पे भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम साक्षरता दर आपका पूर्णिया में है, फिर दूसरे नंबर पे आपका सीतामढ़ी है, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे, और फिर तीसरे नंबर पे कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे इतनी चीज़ें देखें। अब कुछ और फैक्ट जो हैं उनको भी देखें। तो पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदी कौन सी है? वो पुनपुन है। इसके अलावा भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा है, सेकंड पोजीशन पे। पहले पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। त्रिवेणी नहर का उद्गम जो है गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील जो है ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तथा बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का जो निर्माण काल है ये किस पीरियड में निर्माण होता है? तो प्लिस्टोसीन, किसमें? प्लिस्टोसीन काल में होता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जो है वो 5,358 किलोमीटर है। ये आंकड़ा 31 मार्च 2019 तक का है। जबकि बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार यहाँ पे कितना है? 4,917। तो दोनों आंकड़े अलग अलग हैं, तो देख लीजिएगा। यदि 4,917 दिखेगा, मतलब ये अगर ऑप्शन में 5,358 नहीं दिख रहा है, केवल यही दिख रहा तो आप इसको सही मानेंगे, और ये नहीं दिख रहा केवल ये दिख रहा तो इसको सही मान लेंगे। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियाँ क्या हैं? पर्णपाती हैं। तथा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार के गया जिले में अवस्थित है। गया जिला आपका झारखंड बॉर्डर पे पड़ता है। वर्तमान में 2020 जो वर्तमान काल है इसमें
कुल जिलों की संख्या कितनी है बिहार में? 38 है, 38। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी? चावल, गेहूँ, मक्का है। और किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो याद रखिएगा, पाइराइट के उत्पादन में, पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार राज्य का देशांतरी विस्तार हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक, पूर्व देशांतर तक। और बिहार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? 3 है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तथा गंडक, घाघरा, घाघरा को सरयू नदी भी कहते हैं, सोन नदी, गंगा में, ये पटना बिहार में कहाँ मिलती है? तो गंडक नदी जो है ये पटना के पहलेजा में गंगा से मिलती है। घाघरा या सरयू जो है इस सारण के रेविलगंज में मिलती है। जबकि सोन नदी जो है पटना के पास बिगवारा में गंगा नदी से मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार की जो शस्य गहनता है वो कितनी रही है? 144% रही है, 144% रही है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है किससे संबंधित है? तो यह उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान? तीसरा है। पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे आपका कौन सा है? बिहार है, चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। बिहार के इतिहास में 12 दिसंबर 1911 जो है ये मील के पत्थर के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ था। मतलब बिहार और उड़ीसा दोनों एक में थे। तथा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के जो है बिहार और उड़ीसा के कंबाइन प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। फिर संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना जो है वर्ष 1913 में होती है। फिर 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त होता है। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न, या इन्हें बैरान भी कहा जाता है, श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष 1920 में ही बनकर तैयार हो जाता है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो ये सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन हुए। तो यहाँ याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि कौन जो है बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल हुए तो श्री सत्येंद्र प्रसन्न या प्रसन्न सिन्हा थे। और संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं और 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित होती है और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। फिर आगे चल के 31 अक्टूबर 1939 को जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। क्यों हुई थी? क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है और अंग्रेजों ने जो है वो बिना भारत की रजामंदी से युद्ध में भारत को भी शामिल कर लिया था। तो इसी से नाराज होकर के कांग्रेस ने जितने भी प्रांतों में, लगभग 11 प्रांतों में इनकी सरकारें थी, वहाँ से इन्होंने इनकी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ याद रखिएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने, कुछ फैक्ट जो है यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।